स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस क्लास 8 में। ये क्लास 8 है। इसके पूर्व देखा जाए यूट्यूब पर ये क्लास आ रही है और साथ साथ ऐप पर तो लगी हुई है। ऐप पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं लगातार उनको क्लासेस मिल रही हैं और वहां पर तो क्लास 6, 7, 8 उस क्रम में चल रहा है, लेकिन यूट्यूब पर हम कुछ वीडियोस बीच बीच में लाते रहेंगे। उसी क्रम में देखा जाए तो ये क्लास 8 है और इस क्लास 8 में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और उसके पूर्व मैं बता दूं, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने पैकेज के फॉरवर्ड में पिछली बार क्या हुआ था कि लास्ट टाइम हमारे सिर्फ 4 वीडियोस आए थे, तो वो यूट्यूब पर सबके लिए मुफ्त थे। इस बार क्या कि हम लोग अपना हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं, पूरा कंटेंट जो आपको है वो आपके होम डिलीवरी हो रही है कंटेंट की। जैसे ही हमारा ये पैकेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा जून महीने के अंत में, ठीक है, ये पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके घर, जो प्रिंट कॉस्ट होती है वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा, वो हार्ड कॉपी आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है। और इस पैकेज को डिजाइन करके रखा गया, यहां देखा जाए तो जीएस पे 70+ नंबर वाली सीरीज है, समीक्षा अधिकारी सीरीज। संपूर्ण जीएस का इसमें रिवीजन हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट्स डाटा जो है आरओ की परीक्षा टोटली फैक्ट बेस्ड होती है। ठीक है। कॉन्सेप्ट तो पूछा ही जाता है, फैक्ट ज्यादातर होते हैं और उनमें भी सवालों की प्रकृति बार बार चेंज की जाती रहती है। तो जब बार बार सवालों की प्रकृति चेंज होती है, ऐसे में आपके लिए डाटा फैक्ट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। और यहाँ पर जीएस पे 70+ नंबर वाली सीरीज है। इसमें हम लोग क्या क्या दे रहे हैं आपको, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 30+ क्लास दी जा रही है आपको 30+ क्लास अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपको 34 या 35 क्लास में टोटल मिलेंगी। ठीक है, 35 या 34 या 35 क्लास के आसपास मिलेंगी। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर देखा जाए 30+ क्लास है और यहाँ पर आपको क्लास पीडीएफ जैसे ही क्लास लगती है तुरंत आपको क्लास पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। इसके लिए एक अलग से पेड ग्रुप बना के रखा गया है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां से आपको सुविधा होगी पीडीएफ को पढ़ने में। ठीक है, पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी तो जैसे ही एंड होगा, तो एंड होने के बाद हार्ड कॉपी तो हम आपको भिजवा ही देंगे। ठीक है, तो इस वजह से प्रिंटेबल जो पीडीएफ होगी, प्रिंटेबल पीडीएफ की चिंता आपको करने की आवश्यकता है नहीं। प्रिंट जैसे आप लास्ट में सब कुछ कंपाइल करके निकलवाएंगे ही, तो संस्था आपको वैसे ही हार्ड कॉपी भेज देगी, हार्ड कॉपी होम डिलीवरी करवा देगी। ठीक, क्लास पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पर कोई डाउट होता है, कोई समस्या कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो उन सबसे संबंधित जो सवाल आपके होंगे वहां पर निराकरण कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली क्लास की पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, आप आसानी से वहां पर रिवीजन भी करते रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर जाइए, आप हमारा वेबसाइट या ऐप के माध्यम से लॉग इन करिए। ठीक है, SSGCP यानी कि समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन आपको यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करना है। आप सर्च करिए फिर आप जाइए वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। कहां पर? वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाइए और वीडियो लेक्चर के सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर ये आपको दिखेगा समीक्षा अधिकारी सीरीज, ऑनलाइन रिवीजन आरओ सीरीज। इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखिए जो पहला है, ठीक है, पहला यहाँ डेमो लगा हुआ है। डेमो आप जाके देख सकते हैं, डेमो के तौर पर लगा हुआ है। प्ले करिए, देखिए, और यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। 30-32 मिनट की क्लास है। चार्ट के फॉर्मेट में सब कुछ पूरा कंटेंट चार्ट के फॉर्मेट में दिया गया है। आप लोग जाइए, आसानी से देखिए, चीजों को समझिए और कंटेंट को एक बार देखिए। रिव्यू लोगों का देखिए, कैसा लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या रिव्यू कर रहे हैं। ठीक, सबके रिव्यू यहाँ पर है। जाइए, पढ़िए, समझ में आए, आपको लगे कि कंटेंट बहुत बेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। यहां पर आप जब ज्वाइनगे, ठीक, ज्वाइन नाउ पर, तो ज्वाइन नाउ पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको मूल्य दिख रहा है। ठीक, ज्वाइन नाउ पर आप क्लिक करेंगे, यहां आपको मूल्य दिख रहा है 399। वहां पर कुछ कॉइन का ऑप्शन होता है, उस कॉइन पर क्लिक कर देना, ये मूल्य 399 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक, और अगर आप मेरे रेफरल कोड से जाते हैं, इस वीडियो के लिंक में देखा जाए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डला दूंगा। डिस्क्रिप्शन आप ओपन करके चेक करिए, पिन कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। वहां पर लास्ट में एक लिंक है इसको ज्वाइन करने का। उस पे उससे आप अगर जो परचेज करते हैं तो आपको 15% ऑफ मिल जाएगा और ये 339 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी में आपको होम डिलीवरी भी, जो बुक होगी इसकी हार्ड कॉपी जो होगी उसकी होम डिलीवरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 399 इसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है। और अगर जो आप मेरे रेफरल से जाते हैं तो आपको 339 में ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 8। यहां पर देखा जाए ये क्लास 8 है
और क्लास 8 के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। जो प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, यहाँ से संबंधित सवाल मैच द फॉलोइंग में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर। यहाँ पर देखा जाए इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? प्रतीक चिन्ह इनका है बैल। ठीक, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? यहां पर क्रम भी दे रखा है, सीक्वेंस से, किस क्रम के कौन से थे ये भी आप याद रख सकते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन? पहले ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह बैल था। दूसरे जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो हाथी था। तीसरे तीर्थंकर थे, नाम था इनका संभवनाथ, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ठीक है, वहीं पर हम चौथे तीर्थंकर की बात कर ले, इनका नाम है अभिनंदन नाथ, और यहां पर देखा जाए तो बंदर। ठीक है, बंदर जो है ये अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, पांचवें तीर्थंकर है सुमितनाथ। कौन? सुमितनाथ है पांचवें तीर्थंकर, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चकवा। ठीक है, और छठवें तीर्थंकर की बात कर रहे हैं तो यहां पर पद्म प्रभु, जो पद्म प्रभु है वो छठवें तीर्थंकर है, और कमल है इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, कमल इनका प्रतीक चिन्ह है। सातवें तीर्थंकर कौन? सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ जो है वो सातवें तीर्थंकर है, और स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह है। स्वास्तिक किसका प्रतीक चिन्ह है? सुपार्श्वनाथ का है। आठवें जो तीर्थंकर है उनका क्या नाम है? चंद्रप्रभु नाम है, चंद्रप्रभु। ठीक है, और यहां पर जो चंद्रप्रभु है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चंद्रमा है। वहीं पर नौवें तीर्थंकर है, उनका नाम है पुष्पदंत। क्या नाम है? पुष्पदंत उनका नाम है। और मकर, ठीक है, मकर जो है, मकर इनका प्रतीक चिन्ह है। आगे देखा जाए जो 10वें तीर्थंकर हुए जैन तीर्थंकरों में, उनका नाम था शीतलनाथ। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, और उनका प्रतीक चिन्ह है कल्पवृक्ष। ठीक है, 11वें तीर्थंकर हुए श्रेयांसनाथ, और श्रेयांसनाथ का जो प्रतीक है वो है गैंडा। ठीक है, 12वें तीर्थंकर हुए वसुपूज्य। कौन? वसुपूज्य हुए 12वें तीर्थंकर, और इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। 13वें तीर्थंकर हुए विमलनाथ, विमलनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है सूकर। ठीक है, सूकर जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। 14वें तीर्थंकर कौन हुए? अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सेही, सेही इनका प्रतीक चिन्ह है। 15वें तीर्थंकर हुए धर्मनाथ। ठीक है, धर्मनाथ जो है ये 15वें तीर्थंकर हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वज्र है। 16वें तीर्थंकर की बात कर ले तो शांतिनाथ, शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर है, और हिरण इनका प्रतीक चिन्ह था। 17वें तीर्थंकर का नाथ देखा जाए तो कुंकुननाथ, क्या? कुनुथनाथ इनका नाम था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बकरा इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, वहीं पर 18वें तीर्थंकर की बात कर ले तो अरहनाथ, और यहां पर देखा जाए प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह कलश। कहा जाता है कि ये महिला थे। ठीक है, जो 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ थे वो महिला थे, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और यहां पर सारे जो तीर्थंकर है 24 तीर्थंकर के नाम आप किताबों में देखेंगे तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब 3-4 के नाम दे देते हैं। ठीक है, और उससे जब प्रतीक चिन्ह मिलाने के लिए सवाल आ जाता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें 3-4 ऋषभनाथ का नाम पढ़े, पार्श्वनाथ का नाम पढ़ रखा है आपने, फिर उसके बाद में महावीर का नाम पढ़ा है, और बीच के जो तीर्थंकर है वो गायब है। और बीच के तीर्थंकर से अगर जो प्रतीक चिन्ह पूछ लिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहीं से सॉल्व करेंगे। चलिए 20वें तीर्थंकर के बारे में देखा जाए तो इनका क्या नाम था? मुनिसुव्रत इनका नाम था, और कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह था। क्या था? कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह था। 21वें तीर्थंकर का नाम देखा जाए तो नेमिनाथ इनका नाम था, और नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। क्या नाम था? नेमिनाथ नाम था, और प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? नीलकमल था। ठीक है, नमीनाथ का। 22वें तीर्थंकर कौन? यहां पर देखा जाए नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी के नाम से ही ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह शंख था अरिष्ट नेमी का, और इनको बताया जाता है कि कृष्ण से इनकी तुलना की जाती है। जो 23वें तीर्थंकर थे इनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ इनका नाम था, और सर्पफड़, ठीक है, सर्पफड़ सांप होता है ना, सांप की फन, इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, और महावीर स्वामी की बात कर ले तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। यह जरूर याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। तो यहां पर हमने जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में अपने इसमें यहां पर कुछ स्लाइड में चर्चा की। चलिए अब यहां पर हम बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहां पर जैन संगतियों पर चर्चा करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बौद्ध संगतियों पर चर्चा की थी। बौद्ध संगतियों के बारे में बताया था, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया था याद रखने का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब हुआ, कहां हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, सारी चीजें हमने चर्चा कर ली है। यहां पर देखिए जो प्रथम जैन संगति है
तो प्रथम जैन संगति कब हुई? ये 310 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी ईसवी से 310 साल पहले हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? स्थूलभद्र के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। और 12 अंगों की रचना की गई थी। जो जैन साहित्य ना 12 अंग, तो 12 अंगों की रचना यहीं पर की गई थी प्रथम जैन संगति में। आगे द्वितीय जैन संगति की बात कर ले तो द्वितीय जैन संगति जो हुई ये 512 ईस्वी में हुई, ईस्वी से 512 साल बाद। ठीक है, ईस्वी जो प्रथम ईस्वी थी उसके 512 साल बाद हुई। और यहां पर देखा जाए कहां पर हुई थी ये, तो वल्लभी में हुई थी। और देवार्धिगढ़ क्षमा श्रमण, ठीक है, देवार्धिगढ़ क्षमा श्रमण इसका अध्यक्ष था। और यहां पर हुआ क्या कि विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्धारण और उनका संपादन किया गया। जो द्वितीय जैन संगति थी उसमें देखा जाए तो लगभग 800 सालों का अंतर था। 310 साल उधर हो गया, 512 साल इधर, लगभग 800 सालों बाद द्वितीय जैन संगति हुई। ठीक है, और वहीं पर प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति के बीच में मात्र 100 सालों का अंतर था। तो यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम जैन संगति अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? देवार्धिगढ़ क्षमा श्रमण इसका अध्यक्ष था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। शैव धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं शैव धर्म से संबंधित। एक तरफ संप्रदाय दे रखा है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दे रखा है। जो पाशुपत संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे लकुलिश। और ये सवाल आपसे यूपी पीसीएस आई थिंक 2019 से पूछा जा चुका है। 2019 यूपी पीसीएस प्री में सवाल आ चुका है। ठीक है, चलिए जो लिंगायत संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय बासवा, ठीक है, कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है लिंगायत संप्रदाय। नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ इसके संस्थापक थे। जो नाथ संप्रदाय है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो शैव धर्म के नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और मत्स्येंद्र नाथ जो है वो संस्थापक है नाथ संप्रदाय के। अब आपको यह बताना है कि नाथ नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मशहूर है जिसको नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखा जाए कुछ अन्य संप्रदाय मत और उनके संस्थापक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ संप्रदाय दे रखा है, दूसरा तरफ मत दे रखा है और तीसरी तरफ संस्थापक का नाम दे रखा है। तो यहां पर देखा जाए संप्रदाय है दशनामी संप्रदाय। दशनामी संप्रदाय किस मत के अंतर्गत? अद्वैतवाद के अंतर्गत आता। और वहीं पर देखा जाए इसके संस्थापक कौन? अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य। ठीक है, आगे देखा जाए वैष्णव जो संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय आता विशिष्ट द्वैतावाद के अंतर्गत, विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत आता है। और यहां पर देखा जाए इसके संस्थापक कौन? रामानुज इसके संस्थापक थे विशिष्ट द्वैत के। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये सवाल आपसे संप्रदाय, ठीक है, देखिए संप्रदाय तो हमने लिख दिया। आप अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन, विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन, ठीक है, फिर द्वैतवाद के संस्थापक कौन, शुद्ध द्वैत के संस्थापक कौन, द्वैताद्वैत के संस्थापक कौन, ये आप पढ़ते आ रहे थे अभी तक। अब आपको एक नई चीज यहां पर मिली, संप्रदाय भी, कि दशनामी संप्रदाय जो है ये अद्वैतवाद से संबंधित है और आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापना किया गया था अद्वैतवाद की। ठीक है, और वहीं पर जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, रामानुज के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रह्म संप्रदाय जो है वो द्वैत से संबंधित है, आनंद तीर्थ या माधव के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। रुद्र संप्रदाय जो है ये शुद्ध द्वैत से संबंधित है, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं पर जो सनक संप्रदाय है ये द्वैताद्वैत से संबंधित है, निम्बार्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दशनामी अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, वैष्णव विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज यहाँ पे रामानुज से संबंधित है। वहीं पर जो ब्रह्म संप्रदाय है वो द्वैत से संबंधित है, आनंद तीर्थ या माधव से यहाँ पर देखा जाए संस्थापक माना जाता है। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्ध द्वैत से संबंधित है, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी को यहाँ पर संस्थापक माना जाता है। तथा सनक संप्रदाय जो था ये द्वैताद्वैत से संबंधित है, निम्बार्क को यहाँ पर संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पर प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक के बारे में दे रखा है। जो प्रमुख संप्रदाय है और उनके संस्थापक के बारे में बताया गया है। जो बरकरी संप्रदाय है, ठीक है, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन? बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है नामदेव को। ठीक है,
और यहां पर देखा जाए जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर इनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखा जाए जो धरकरी संप्रदाय है, बरकरी और धरकरी दोनों अलग अलग है। धरकरी के कौन है? धरकरी के हैं रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन? रामानुज है। वहीं पर जो परमार्थ संप्रदाय है, परमार्थ संप्रदाय के भी यहां पर देखा जाए तो रामदास है। ठीक है। रामावत संप्रदाय जो है, रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानंद है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? मखली गोशाल इसके संस्थापक है। मखली पुत गोशाल कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आप मखली पुत गोशाल मिलेगा आपको, कहीं कहीं मखली गोशाल ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। यादृच्छावाद संप्रदाय, आचार्य अजीत केशकम्बली, आचार्य अजीत केशकम्बली जो है ये यादृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक हैं। भौतिकवादी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन है? पकुत कच्चायन, जो पकुत कंचायन है ये भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, पूर्ण कश्यप, ठीक है, पूर्ण कश्यप जो है ये घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक है। मतलब कुछ भी मत करो, पढ़े रहो आराम से। इनके संप्रदाय का बेसिकली उद्देश्य यही था। जो अनिश्चयवादी संप्रदाय है, ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन? संजय विट्ठलीपुत्र। ठीक है, संजय विट्ठलीपुत्र जो है ये अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहां पर हमने विभिन्न संप्रदाय और उनके प्रमुख संस्थापक के बारे में देखा। अब यहां से जो सवाल बन सकता है, ठीक, वो कैसे बन सकता है? एक तो मिलान वाला सवाल बन सकता है। ठीक, एक मिलान वाला सवाल हो गया। दूसरा हो सकता है कि सुमेलित, कौन सा? सुमेलित है, सुमेलित है। ठीक, एक पूछ सकता है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। एक या तो वन लाइनर में पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है, वन लाइनर पूछ लिया। और एक नए प्रकार से कैसे पूछ सकता है कि यहां पर चार ऑप्शन, मतलब चार कथन दे दे। यहां पर दे दिया 1 2 3 4, एक तरफ संप्रदाय दे दिया और एक तरफ संस्थापक का नाम दे दिया। संप्रदाय संस्थापक, संप्रदाय संस्थापक, संप्रदाय संस्थापक, संप्रदाय संस्थापक, और नीचे लिखा कि उपर्युक्त में से कितने जोड़े, ठीक है, उपर्युक्त में से कितने जोड़े सही है, सही है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए 3 में दे दिया, 3 को सटीक जोड़ दिया और 1 को जोड़ दिया वैसे ही। और ऑप्शन दे दे आपको, ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है केवल 3 और डी कह रहा है कि सभी 4, सभी 4। और यहां पर देखा जाए, मान लीजिए कि 3 जोड़े सही हैं और 1 जोड़ा सही नहीं है, तो आप यहां पर केवल 3, ठीक है, केवल 3 पर टिक करेंगे। या तो ऐसा हो जाए कि दूसरा वाला सुमेलित नहीं कर रहा है, ठीक, और यहां पर पहला, तीसरा, चौथा, तो ये ऐसे भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पैटर्न देखा जाए यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में प्री में देखा गया। कब? जो प्री का पेपर हुआ ना, प्री 2024 में सेम पैटर्न में सवाल पूछा गया था। और कहां से कॉपी कर लिया यूपीपीसीएस ने? यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी 2023 जो पेयर वाले क्वेश्चन आते थे, ये कितने जोड़े सही, तो पेयर वाला क्वेश्चन आया, वहां से कॉपी कर लिए। अब पेयर वाला क्वेश्चन भी इसमें भी पूछा जा सकता है। इसी वजह से यहां पर देखा जाए तो सारे पॉइंट्स आपको बता दिए गए, कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इस चीज को जानना भी जरूरी था। कोई बीच में आके फिर ये कमेंट कर देगा कि सर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, आपके काम की बातें हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखा जाए, अशोक के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए भेजे गए कुछ प्रचारक कहां कहां भेजे गए थे? मिलान से संबंधित सवाल आ सकता है। यहां पर देखा जाए सोन और उत्तरा, अशोक के जो पुत्र पुत्री थे सोन और उत्तरा, उनको कहां पर भेजा? उनको भेजा स्वर्ण भूमि। और स्वर्ण भूमि कहां? बर्मा, जो म्यांमार का क्षेत्र था उसी को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। जो मौर्य काल था, मौर्य काल में स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता था? बर्मा को कहा जाता था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा? महेंद्र और संघमित्रा वाला सवाल आपके आरओ की परीक्षा में आ चुका है, पहले पीवाईक्यू है आपका। श्रीलंका भेजा था।
मध्यांतिक को कहां भेजा था? मध्यांतिक को भेजा था कश्मीर और गांधार, जो कश्मीर और गांधार का क्षेत्र है वहां पर मध्यांतिक को भेजा था। और महारक्षित को कहां भेजा था? ठीक, महारक्षित को भेजा था यवन राज्य, यवन राज्य भेजा था। ठीक है, महारक्षित को। और यहां पर आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अशोक का एक अभिलेख है, अशोक के एक अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र तीवर का वर्णन है। कौन से अभिलेख में वर्णित है? ठीक है, एकमात्र पुत्र तीवर का वर्णन किस अभिलेख में है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर अशोक के प्रमुख शिलालेख में वर्णित विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2022, यूपी पीसीएस 2022 में सवाल पूछा गया, यूपी पीसीएस 2019 में सवाल पूछा गया। ठीक है, 65वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया। उसके पहले अगर आप देखें तो यूपी आरओ मेंस 2017, ठीक है, यूपी आरओ मेंस 2017 में सवाल आ चुका है यहां पर। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अशोक के जो शिलालेख है वो तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, गुर्जरा, मस्की, नेतुर, ये 3 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी हर जगह उसको देवनाम प्रिय कहा गया है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं जो पहला शिलालेख है। पहले शिलालेख में क्या बात कही गई है, किस विषय पर आधारित है? तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और पहला पृथक शिलालेख जो है इसमें क्या कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। पहला जो पृथक शिलालेख है उसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ठीक है, सभी मनुष्य मेरी संतान है और मैं अपनी प्रजा की, अपने बच्चों की तरह देखभाल करूंगा, ये बात कही जाती है अशोक के द्वारा। जो दूसरा शिलालेख है, द्वितीय शिलालेख, इसमें क्या बात कही गई है? इसमें मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केलल पुत्र तथा ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? द्वितीय शिलालेख से मिलता है। यहां पर सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, विषय दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस शिलालेख से संबंधित है। ठीक है, तो जब आपको शिलालेख पता होगा और शिलालेख का विषय पता होगा तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यहां पर देखा जाए जो तीसरा शिलालेख है, तीसरे शिलालेख की चर्चा करें तो राजकीय अधिकारियों युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, जैसे होता है ना युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, मान लीजिए कि डीएम है, ठीक है, डीएम फिर मंडलायुक्त और उसके बाद सचिव, इस प्रकार का ही जो हायरार्की था उसके बारे में चर्चा की गई है। उसी प्रकार के आप समझ लीजिए युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। युक्त जो होता था छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर रज्जुक होता है समझ लीजिए मंडल स्तर पर है, और प्रादेशिक जो प्रदेश स्तर पर है, सचिव। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए। तो राजकीय अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। कौन से शिलालेख में? तीसरा शिलालेख। ठीक है, अशोक कहता है अपने तीसरा शिलालेख में कि जो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी हैं वो हर 5 साल में राज्य का दौरा करे और राज्य के रह रहे प्रत्येक निवासियों से मिले, उनकी समस्या सुने और आकर मुझे बताएं। चौथा शिलालेख जो है इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। जो भेरी घोष था उसकी जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। जो 5वां शिलालेख है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की है। ठीक है, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष 5वां शिलालेख खुदवाता है और उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जो धम्म का प्रचार करें, धर्म, धम्म बेसिकली धर्म से बना हुआ है। ठीक है, उसी का भ्रंशित रूप है धम्म। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात किस शिलालेख में कही गई है? 5वें शिलालेख में कही गई है। 6वें शिलालेख के बारे में चर्चा कर ले तो प्रजा के कार्यों के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। 6ठे शिलालेख में अशोक कहता है कि जो अधिकारी है, मैं कहीं भी रहूं, मैं अपने रनिवास में भी रहूं, तो अधिकारी या प्रजा से संबंधित जो प्रजा के हित में कार्य करने के लिए मुझे हर जगह सूचना देने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है, ऐसा कहता है अशोक। ठीक है, 6ठे शिलालेख में। 7वें शिलालेख के बारे में चर्चा कर लें तो आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश देता है। वहीं पर जो 8वां शिलालेख है, यहीं पर अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। जो अशोक ने तीर्थ यात्रा की, जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल थे, उन स्थलों की जो यात्रा की है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। कहां से? 8वें शिलालेख से। ठीक है,
और वहीं पर देखा जाए जो 9वां शिलालेख है, यहाँ पर विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। जो विभिन्न मंगलाचार होते हैं उनकी आलोचना की गई है तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किस अभिलेख में? किस शिलालेख में? 9वें शिलालेख में। ठीक है, आगे देखा जाए 10वां शिलालेख। अब 10वां शिलालेख क्या है? धम्म के पालन का उपदेश दिया गया, मतलब कहा गया है कि हर व्यक्ति धर्म का पालन करे। अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा। जब पूछा है किमचु धम्मो, और धम्म का उत्तर अशोक खुद ही पूछता है धम्म क्या है, और धम्म का उत्तर खुद ही देता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा। ये बातें कही गई और उसी में 10वें शिलालेख में कहता है कि धम्म का पालन सभी को करना चाहिए। ठीक है, जो 11वां शिलालेख है यहां पर कहा गया है दान धम्म का उल्लेख किया गया है। 11वें शिलालेख में क्या कहा गया है? धम्म दान का उल्लेख किया गया है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। स्त्री महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है और यह पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में तो पहले चर्चा कर ली गई कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहां पर है? 5वें शिलालेख में है। वहीं पर स्त्री महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो स्त्री महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है कहां पर? स्त्री महामात्र की नियुक्ति करनी होती है देखा जाए तो 12वें शिलालेख में। ठीक है, अब जो 13वां शिलालेख है इसके बारे में चर्चा कर ले तो कलिंग युद्ध, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और आठविक राज्यों का उल्लेख किया गया है। जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध का वर्णन कहां पर किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। और यूपी पीसीएस 2023 का जो 2022 का जो प्री का एग्जाम हुआ था, उस 2022 के प्री एग्जाम में यही पूछा गया था कि कलिंग युद्ध का वर्णन निम्नलिखित में से किस शिलालेख में है। ठीक है, तो वो जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। चलिए आगे बात करें, यहां पर देखा जाए तो प्रांत और राजधानी, जो मौर्यकालीन प्रांत थे, मौर्यकालीन प्रांतों और उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी। यहां पर देखा जाए प्राच्य या प्राची प्रांत जो था, जो मध्य प्रांत था, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? जिसको प्राच्य या प्राची कहा गया, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी देखा जाए तो कलिंग जिस पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी थी तोशाली। तोशाली जो था ये किसकी राजधानी थी? कलिंग की। अवंतिरठ, अवंतिरठ की राजधानी उज्जैनी। और मैंने आपको बताया था जब मैं 16 महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ा रहा था, जो लोग इस क्लास को देखा जाए तो ऐप पर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ऐप और यूट्यूब दोनों पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे तो 16 महाजनपद वाली क्लास नहीं आई है। मैंने आपको डिटेल में बताया था 16 महाजनपद के बारे में, कहाँ है, अवस्थिति कहाँ है, किन क्षेत्रों में फैला है, राजधानी क्या है और कितने कितने मतलब किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ प्रभाव रहा, उन राजा कौन से रहे, सबके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहां मैंने आपको बताया था जो अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मति के बारे में बताया था, माहिष्मति साम्राज्य बाहुबली वाला। ठीक है, तो अवंतिरठ जो था प्रांत, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। वहीं पर उदीची की बात कर ले, जो उत्तरापथ था उदीची। ठीक है, अब जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। तो यहां पर देखा जाए आपको प्रांत बता दिया गया और उन प्रांतों की राजधानी बता दी गई। और ये सब प्रांत कौन से हैं? ये सब मौर्यकालीन प्रांत हैं। चलिए आगे देखा जाए मौर्य काल के प्रशासनिक समिति और उनके कार्यों के बारे में चर्चा कर ली जाए। यहां पर देखा जाए जो मौर्य काल से संबंधित प्रमुख प्रशासनिक समितियां थी और उन समितियों का कार्य क्या था, उन कार्यों पर चर्चा कर लेते। तो मौर्य काल में जो प्रशासनिक समिति थी, प्रथम समिति जो थी, उसका कार्य क्या था? उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। ठीक है, उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करने के लिए यहां पर देखा जाए ये कार्य करती थी। चलिए आगे देखा जाए द्वितीय जो समिति थी, द्वितीय समिति में चर्चा करें यहां पर तो विदेशियों की देखरेख की बात की गई है। जो विदेशी हैं, विदेशियों की देखरेख की बात की गई है। और जो तृतीय प्रशासनिक समिति है, तृतीय प्रशासनिक समिति में जन्म मरण का विवरण रखना, जहां पे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र है उनको सबका विवरण रखने का जो कार्य था वो किसको सौंपा गया? तृतीय समिति को सौंपा गया। वहीं पर जो चौथी समिति है मौर्य काल में, जो चौथी समिति थी, इसको क्या कार्य सौंपा गया? इसको व्यापार और वाणिज्य की देखभाल का कार्य सौंपा गया। साथ ही साथ जो पंचम समिति थी, पंचम समिति को निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया। और षष्टम समिति जो छठवीं समिति थी, छठवीं समिति देखा जाए तो बिक्री कल वसूल करने का कार्य सौंपा गया था। यहां पर देखा जाए जो 6 समितियां थी,
इन 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। टोटल 30 सदस्यों के जरिए पूरा प्रशासन एक तरीके से संचालित किया जाता था। हर कमेटी में 5 सदस्य, ठीक है, 6 समितियां और कुल 30 प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा, मतलब 30 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये पूरी जो मौर्यकालीन प्रशासन ढांचा था उसको संचालित किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्यकालीन प्रशासनिक समितियां और उनके प्रमुख कार्य, इन कार्यों को जाने रहिए। हर समिति में 5 मेंबर, टोटल 30 मेंबरों के द्वारा संचालित की जाती थी। अब यहां पर देखा जाए अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ और उनके अध्यक्ष, ठीक है, जो तीर्थ है और तीर्थ के अध्यक्ष जो है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रम देखा जाए, यहां पर क्रम दे रखा है, ठीक है, तो क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला देखा जाए पुरोहित, ठीक है। अब पुरोहित जो था, ठीक, तो धर्म और दान विभाग का ये प्रधान होता था। यहां पर जो प्रथम तीर्थ है, प्रथम तीर्थ के बारे में चर्चा करें, जो अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ है, ठीक है, यहां पर 17 तीर्थ यहां पर बताए गए हैं। तो यहां 17 तीर्थों में जो पहला तीर्थ है देखा जाए तो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो बताया गया, युवराज कौन होता था, ये राजपुत्र होता था। सेनापति, सेनापति ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। समाहर्ता कौन होता था, समाहर्ता होता था राजकीय कार्यों का संग्रह करता। जो राजकीय कार्य होते थे उनका संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था, ठीक है, समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, और जो राजकीय कोष होता था, राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको सन्निधाता कहा जाता था। ठीक है, और वहीं पर मुद्रा जारी करना किसका कार्य था, मुद्रा जारी करने का कार्य किया जाता था लक्षणाध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, लक्षणाध्यक्ष के द्वारा मुद्रा जारी करने का कार्य किया जाता था। अकराध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता था, खानों का अध्यक्ष होता था अकराध्यक्ष। जो खान होते थे उन खानों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी, अकराध्यक्ष के द्वारा। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है कि मौर्य काल में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, अकराध्यक्ष कहा जाता था। राजकोषीय जो कोष होता था, जो राजकीय कोष होता था, राजकीय कोष के अध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, ठीक है, सन्निधाता कहा जाता था। राजकीय करों का संग्रहकर्ता क्या कहलाता था, समाहर्ता कहलाता था। यूपीपीसीएस प्री 2018 सवाल आपसे पूछा गया, प्रतिष्ठा से संबंधित सवाल, ठीक है, जो प्रतिष्ठा होता था, प्रतिष्ठा से संबंधित सवाल पूछा गया। फौजदारी न्यायालय, ठीक है, का न्यायाधीश जो होता था उसको प्रतिष्ठा कहा जाता था। ठीक, और यहां पर देखा जाए 2 प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है, धर्मस्थीय न्यायालय और कंठक शोधन न्यायालय। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, जो दीवानी न्यायालय होता था, फौजदारी न्यायालय होता था। दीवानी न्यायालय होता था उसको धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था, और फौजदारी न्यायालय होता था इसको कंठक शोधन न्यायालय कहा जाता था। ठीक है, फौजदारी का मतलब लड़ाई मार झगड़ा हो गया, कंठक शोधन मतलब आप याद कैसे करते थे, मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताता हूं। कंठक शोधन वाला मैंने ऐसे याद किया कि कंठक शोधन मतलब कंठ का शोधन कर देना, सिंपल सी बात बताता हूं, कंठ का शोधन। अब कंठ का शोधन कैसे, लड़ाई झगड़ा होता है, आदमी तुरंत गाली देने लगता है, ठीक है, अब गाली देने लगता है तो पकड़ के जज साहब उसको उसका कंठ सही करती है। लड़ाई झगड़ा हुआ तभी तो कंठ शोधन हो रहा है, मारपीट हाथ पैर चल रहा है, फौजदारी मामला है। ठीक, तो कंठक शोधन न्यायालय। और वहीं पर जो धर्मस्थीय न्यायालय होता है मतलब धर्म की स्थापना। अब धर्म की स्थापना कैसे, मैंने उसको महाभारत से रिलेट किया। 5 गांव जो मांगे गए थे, जमीन मांगा गया था, ठीक है, तो जमीन मांगा गया, तो वहां पर जो दीवानी का मामला है, जमीन जायदाद से संबंधित मामला है, उसमें देखा जाए तो धर्मस्थीय न्यायालय होता था। और यहां पर देखा जाए जो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको प्रतिष्ठा कहा जाता था। पड़याध्यक्ष किसको कहा जाता था, जो पड़याध्यक्ष होते थे, वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको पड़याध्यक्ष कहा जाता था। और ये सारे सवाल आपके परीक्षा में आए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग में आए हुए हैं, डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है, तो ये सवाल आपके आए हुए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए सीता अध्यक्ष किसको कहा जाता था, सीता, ठीक है, देखा जाए तो राजकीय जो कृषि भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार जो राजकीय भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था, और राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष कहा जाता था। व्यवहारिक कौन था, ये धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश था। मैंने आपको बताया कि प्रतिष्ठा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और वहीं पर जो धर्मस्थीय न्यायालय होता था, धर्मस्थीय न्यायालय के अध्यक्ष को क्या कहते थे, धर्मस्थीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था, जज होता था, उसको व्यवहारिक कहा जाता था। ठीक है, और ये दीवानी मामले देखता था। कर्मांतिक क्या होता था, कर्मांतिक कौन है, कर्मांतिक जो है ये उद्योग और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। वहीं पर जो दंडपाल होता था, दंडपाल होता था, ये पुलिस अधिकारी होता था। याद कैसे रखेंगे, दंड मतलब हाथ में डंडा लिए और रखवाली कर रहा है, मतलब ठीक है, हाथ में डंडा लेके
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी था। वहीं पर देखा जाए विविता अध्यक्ष जो होता था, ये चरगाह जो होती थी, चरगाह भूमि होता था, चरगाह भूमि के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विविता अध्यक्ष कहा जाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? अंतपाल। अंतपाल नहीं, अंतपाल। अंत मतलब खत्म हो रहा है, और सीमावर्ती दुर्ग का जो रक्षक है उसी को क्या कहा जाता था? अंतपाल। सूनाध्यक्ष किसको कहा जाता था? बूचड़ खाना का जो प्रमुख होता था, ठीक है, बूचड़ खाने के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सूनाध्यक्ष कहा जाता था। और वैश्याओं का जो प्रमुख होता था, ठीक है, वैश्याओं का प्रमुख गणिकाध्यक्ष, ठीक, गणिकाध्यक्ष जो होता था वो वैश्याओं का प्रमुख कहलाता था। ठीक है, तो यहां पर हमने अर्थशास्त्र में वर्णित, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उसमें वर्णित जो प्रमुख तीर्थ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। चलिए अब यहां पर मौर्य सैन्य प्रशासन की समितियों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम समिति जल सेना से संबंधित थी। ठीक है, जो प्रथम समिति थी जो मौर्य कालीन के सैन्य प्रशासन से संबंधित समितियां, सैन्य प्रशासन से संबंधित समितियों के बारे में चर्चा करें। यहां हमने प्रशासनिक समिति के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, प्रशासनिक समिति के बारे में चर्चा की थी, और यहां पर देखा जाए तो हम सैन्य समिति के बारे में चर्चा करते हैं। सैन्य समिति में जो प्रथम समिति थी ये कौन सी थी? ये जल सेना से संबंधित थी। ठीक है, और दूसरी समिति जो थी सैन्य प्रशासन में वो रसद सामग्री और प्रबंधन से संबंधित थी। वहीं पर जो तृतीय समिति थी, तृतीय समिति का संबंध पैदल सैनिकों की देखरेख से था। ठीक है, और चतुर्थ समिति का संबंध किससे था? ये अश्वरोही सेना की देखरेख करने से था। पांचवी समिति जो थी, पांचवी समिति क्या करती थी कि गज सेना की देखरेख करती थी, और छठवीं समिति क्या होती थी? ये रथ सेना की देखरेख करती थी। रथ सेना का प्रबंधन सबसे पहले देखो, जो पहली समिति है वो जल सेना मतलब नेवी को संभाल रही है। दूसरी कमेटी है, दूसरी कमेटी क्या कर रही है, दूसरी समिति क्या कर रही है कि भैया सेना है तो सेना को खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? तो दूसरी कमेटी करेगी। तृतीय कमेटी जो है, अब मानिए कि तृतीय कमेटी है, सबसे पहले वो पैदल वालों को देख रही है, फिर उसके बाद पैदल सेना के बाद अश्वरोही सेना होती है। ठीक है, अश्वरोही होती है। फिर उसके बाद देखा जाए जो गज सेना होती है पांचवी में, ठीक, और छठवीं समिति जो होती है उसमें रथ सेना होती है, जिसपे महारथी अतिरथी ये सब सवार होंगे। चलिए, तो यहां पर ये 6 समितियां हैं, 6 समितियां सैन्य से संबंधित हैं, और ये सब मौर्य सैन्य प्रशासन की समितियां हैं। ठीक है, तो उन पर हमने चर्चा की। आगे देखें, सुदर्शन झील से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको यहां पर समाहित किया गया है। ठीक है, अब सुदर्शन झील से संबंधित जो प्रमुख शासक हैं और उनके प्रमुख अधिकारी जो सुदर्शन झील का जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की गई है। यहां पर देखा जाए एक तरफ शासक दे रखा है और दूसरी तरफ अधिकारी का नाम दे रखा है, या उपराज्यपाल कहा जाता था। बेसिकली उस टाइम पे जो सुदर्शन झील था ये कहां पे अवस्थित है? ये सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में अवस्थित था। बिना बेगार, पहले देखा जाए बिना बेगार यहां पर कार्य किसने करवाया था? रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। तो उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर एक तरफ शासक का नाम है, दूसरी तरफ पुष्यगुप्त का नाम, मतलब यहां पर अधिकारी का नाम है। तो सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और उपराज्यपाल कौन था इसका? पुष्यगुप्त था। वहीं पर देखा जाए तो दूसरा शासक कौन सा है? अशोक। ठीक है, सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार करवाने में अशोक का भी नाम आता है, और उसका उपराज्यपाल कौन था? उसका उपराज्यपाल था तुषाप्य। ठीक है, वही आगे देखा जाए रुद्रदमन, ठीक है, सुविशाख इसका उपराज्यपाल था, और स्कंदगुप्त का भी नाम आता है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का भी नाम आता है, चक्रपालित इसका उपराज्यपाल था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 2 मौर्य सम्राट हो गए, ठीक है, एक शक शासक हो गया और एक गुप्त वंश का शासक हो गया। तो 3 वंशों से संबंध है सुदर्शन झील का। कितने वंशों से संबंध है? सभी सवाल आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वंश, ठीक है, सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार से संबंधित नहीं है? ऐसा सवाल आ जाए तो याद रखिएगा, शक, गुप्त और देखा जाए मौर्य, ये 3 संबंधित है। हमने अधिकारियों के नाम या उपराज्यपालों के नाम भी आपको बता दिया। ये उपराज्यपाल है पुष्यगुप्त, तुषाप, सुविशाख और चक्रपालित। चलिए अब यहां पर गुप्त काल की बात आई है तो गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विष्णु मंदिर कहां पर अवस्थित है गुप्तकालीन? तिगवा, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा, ये कहां पर अवस्थित है? गुप्तकालीन शिव मंदिर जो भूमरा है ये
नागोद मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नचना कुठार मंदिर है, ये कहां पर अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ये पार्वती मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप जानते ही हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, विष्णु का मंदिर है ये। और खोह का मंदिर कहां पर अवस्थित है? खोह का जो शिव मंदिर है ये नागोद मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वहीं पर भीतर गांव का जो मंदिर है, ठीक है, भीतर गांव मंदिर कहां पर अवस्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और सिरपुर, ठीक है, जो लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना हुआ मंदिर, परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का सवाल भी है कि पूर्ण रूप से ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर है और सिरपुर में अवस्थित है। और ये कहां पर है? ये है महासमुंद, ठीक है, महासमुंद छत्तीसगढ़ में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर देखते हैं चलते चलते, गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकाल के राजवंश, जो प्रमुख राजवंश हैं गुप्तोत्तर काल के, उनके और पूर्व मध्यकाल के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परवर्ती गुप्त के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो परवर्ती गुप्त थे, एक तरफ राजवंश दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान और तीसरी तरफ प्रमुख शासक का नाम दे रखा है। तो यहां पर देखा जाए जो परवर्ती गुप्त शासक थे वो प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे? मगध क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और प्रमुख शासक कौन सा था? तो महासेन गुप्त जो था ये परवर्ती गुप्तों का प्रमुख शासक था। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश के बारे में चर्चा कर ले तो ये थानेश्वर, ठीक है, जो थानेश्वर था, थानेश्वर में शासन करते थे। और इसमें देखा जाए जो ये वंशावली है इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? पुष्यभूति हुए, प्रभाकर वर्धन हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। पुष्यभूति जो था वो संस्थापक था, प्रभाकर वर्धन जो है वो हर्षवर्धन के पिता है, राज्यवर्धन हर्षवर्धन के भाई हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करें, यहां पर मैत्रक वंश की बात कर ले तो मैत्रक वंश का संबंध कहां से? वल्लभी से था। और भट्टारक धर्मसेन चतुर्थ यहां पर प्रमुख शासक थे। भट्टारक और धर्मसेन चतुर्थ इसके प्रमुख, जो मैत्रक वंश था इसके प्रमुख शासक थे। मौखरी वंश के बारे में चर्चा कर ले, ठीक है। मौखरी वंश कहां पर शासन करता था? मौखरी वंश शासन करता था कन्नौज पर। और यहीं पर देखा जाए हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा, ठीक है, हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। देखा जाए तो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, राजश्री का जो बहन, राजश्री जो बहन थी उनकी, उनका विवाह जो हुआ था मौखरी वंश के शासक के साथ ही हुआ था। आगे देखा जाए गौड़ अथवा चंद्रवंश के बारे में चर्चा कर ले तो गौड़ अथवा चंद्रवंश का जो शासन था वो कहां पर था? वो बंगाल में था और शशांक इसका प्रमुख शासक था, ठीक है। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा के गंगा में फेंकवा दिया था और बुद्ध की अस्थियों को भी प्रवाहित कर दिया था, ठीक है। तो शशांक, यहां देखा जाए ये गौड़ अथवा चंद्रवंश से संबंधित है। शासनकाल इसका कहां पर था? बंगाल में था। और इसके बाद हम लोग बात करें, यहां पर देखा जाए दक्षिण भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। यहां पर संगम के बारे में बात की गई है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम के बारे में। एक तरफ केंद्र दे रखा है, अध्यक्ष दे रखा है, सदस्यों की संख्या दे रखी है और ग्रंथ, कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो प्रथम संगम था, प्रथम संगम कहां पर हुआ? मदुरई में हुआ था। और किसके शासनकाल में? अगस्त्य। यहां पर देखा जाए अध्यक्ष कौन था? सॉरी, अध्यक्ष की बात की गई है, ठीक है। तो प्रथम जो संगति हुई, प्रथम संगम हुआ था, प्रथम संगम कहां पर हुआ था? मदुरई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 549 थी। कितने सदस्य यहां पर सम्मिलित हुए थे प्रथम संगम में? 549 सदस्य सम्मिलित हुए थे। द्वितीय संगम की बात कर ले, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कपाटपुरम में हुआ था। कहां पर? द्वितीय संगम कहां पर हुआ? कपाटपुरम में हुआ। और अगस्त्य, पहले देखिए यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अगस्त्य। बाद में तुलक्का पियर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। टोटल 49 सदस्य यहां पर शामिल हुए थे और तुलक्का पीएम की रचना की गई थी यहां पर, ठीक है। तुलक्का पीएम की यहां पर रचना की गई थी द्वितीय संगम में। आपसे परीक्षा में पहले पूछ चुका है, फिर से पूछा जा सकता है कि द्वितीय संगम में निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई थी? तुलक्का पीएम की रचना की गई थी। तुलक्का पीएम की रचना किसने की थी? रचनाकार कौन है? तो तुलक्का पीएम के रचनाकार है तुलक्का पियर, ठीक है। और जो तृतीय संगम है इसके बारे में चर्चा कर ले तो तृतीय संगम ये कहां पर? ये उत्तरी मदुरई में, ठीक है। और नक्कीकार की अध्यक्षता में हुआ था, उत्तरी मदुरई में हुआ था, नक्कीकार की अध्यक्षता में। टोटल सदस्यों की संख्या देखा जाए तो 49 थी। और एत्तु तोगे जो 8 गीत हैं, साथ ही साथ पुत्तु पुत्तु 10 गीत और परिपादल आदि की रचना यहां पर की गई थी, ठीक है। परिपादल की रचना किस संगति में, किस संगम में हुई थी? तो परिपादल की रचना हुई थी तृतीय संगम में, ठीक है। और यहां पर जो संगम साहित्य, संगम साहित्यों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते। तो आज देखा जाए अपने इस लगभग 45 मिनट के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है और लगातार ऐसे ही अनावरत वीडियोस आपके बीच में आते रहेंगे जो आपके डाटा फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब समझिए कि आपके जो शॉर्ट नोट्स आप बैठ के पूरे साल बनाते हैं, ये शॉर्ट नोट्स
घटना चक्र ने तैयार कर दिया है। अब आपको इस शॉर्ट नोट्स का फायदा उठाना है। शॉर्ट नोट्स को आप चाहें तो उसको ज्वाइन करेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स आपके हार्ड कॉपी आपके घर भिजवा दी जाएंगे। आप आराम से पढ़ते रहिए। ये ना सिर्फ आरओ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो डाटा फैक्ट्स आप पढ़ते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं, रिवीजन के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए, रिवीजन के दृष्टिकोण से ये जो पहली बार सोच रहे हैं ना कि हम आरओ की तैयारी पहली बार अब कर रहे हैं और इसी को पढ़ के हो जाए, तो मैं इस चीज के लिए पहले आपको बता दूं, जो ये लाभदायक उनके लिए है जिन्होंने पहले से चीजों को पढ़ रखा है, उनके लिए 100% लाभदायक है। ये 50% 60% उनका भला करेगा जो पहली बार सोच रहे हैं कि कभी पढ़ा नहीं है, खाली इसी को पढ़ के हमारा आरओ निकल जाए, तो थोड़ा सा वहां पर संदेह है। ठीक है, सिर्फ इसी को पढ़ के नहीं होगा। हिंदी आपको तैयार करनी होगी, करंट आपको तैयारी करना होगा, साथ साथ में आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी करी है तो आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद पूरे डाटा फैक्ट जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक जगह कंपाइल करके आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारी चीजें दी जा रही हैं जिनसे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।